अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। आज द रिव्यू का ये खसूसी प्रोग्राम है। खसूसी इसलिए कि तमाम हमारा जो फोकस है वो बजट 2023-24 पर रहेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने PDM का दूसरा बजट पेश किया है और इस बजट में क्या कुछ है डिटेल में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। बट इन सिंपल वर्ड्स शहबाज अगर आपको बताएं, जिनको बताएं तो जो अगले माली साल का तखमीना लगाया गया है कि हमारे जो पूरे अखराजात हैं वो 14,500 अरब रुपए होंगे। और मेरे लिए जो थोड़ी सी स्ट्राइकिंग चीज़ है कि जब हम अगले माली साल का आगाज करेंगे तो डेफिसिट से करेंगे, यानी कि 3,370 रुपए का अरब रुपए का जो है वो खसारा होगा। काश इतने कम पैसे। कितना बता रहे? 3,370 अरब जो नहीं उससे भी ज्यादा, क्योंकि नंबर का आप नंबर मेरे पे छोड़े ना, मैं आपको बताता हूँ। आप चले आप बताएं, लेकिन मैं सिर्फ एक जो चीज सिंपल मैं लोगों को बताने के लिए और इधर से ही ताकि आगाज करें कि हमारी मईशत की सूरत हाल क्या है कि अगले माली साल का जो FBR का हदफ है वो 9,200 अरब रुपए है। बिल्कुल ठीक, मैं ठीक कह रहा हूं। और उसमें से अगर सिर्फ दो जो हेडल्स ले लें उनको जमा करें, एक सूद 7,303 अरब रुपए, दिफा 1,804 अरब रुपए, तो 9,100 अरब रुपया शहबाज साहब तो ये बन जाता है। तो बाकी हम करेंगे क्या? मैं जरा नंबर सीधे कर दूं। नाज़रीन, खैर बजट तो आपने देख लिया है। 14,460 अरब रुपए का तखमीना है। ये तखमीना कल रात कम हुआ है। आपके लिए हम ये खबर भी ला रहे हैं कि जो वजारत खजाना की अपनी इंटरनल असेसमेंट थी, ये कुछ 14,950 या 15,000 अरब रुपए के करीबी तखमीना आ रहा था, क्योंकि हमने एटलीस्ट कागजों की हद तक IMF को बताना है कि हमने आपके जो हदाफ हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्राइमरी बजट सरप्लस दिखा रहे हैं। तो जो नंबर आज प्रपोज है वो 14,460 अरब रुपए का अगले माली साल का बजट का तखमीना है, जो इस साल के ओरिजिनल बजट से पूरा 50% ज्यादा। नहीं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ होगा कि जो बजट पोज हुआ है वो शुरू से ही तकरीबन 50% ज्यादा है। इसमें जो सबसे बड़ा खर्चा है वो 7,303 अरब रुपए जो है वो कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी जाएगी। यहाँ पे ये जो नंबर है नाजरीन, ये मेरे ख्याल में अंडरस्टेटेड है। ये खर्चा इससे भी ज्यादा होगा। ना सिर्फ मेरे ख्याल में, जो मेरे जराए बता रहे हैं, IMF का जो नंबर है इसका कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी का, वो भी तकरीबन इससे कोई कम से कम को 500-600 अरब रुपए ज्यादा है। जो इसमें दिफा है वो 1,804 अरब रुपए है। ये दिफा का सिर्फ स्टेटेड बजट है। एक्चुअल जो पैसा दिफा को जाएगा वो तकरीबन 2,700 अरब रुपया दिफा पे खर्च होगा। कैसे होगा? 1,804 का स्टेटेड बजट है, 563 बिलियन की उनकी मिलिट्री की पेंशन है, को 58 अरब रुपया जो यूनाइटेड नेशन में हमारे उसके जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें हमारे जो अफवाज के लोग वहां जाके काम करते हैं उनकी मद में पैसा आएगा। वो इसके अलावा है। फिर आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो उसके लिए कुछ 280 अरब रुपया रखा गया। ये कुछ कम पैसे हैं, ये माजी में कोई 1.5 अरब डॉलर के बराबर होते हैं। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है उसके तनाजुर में मेरा ख्याल यहाँ पे कुछ कटौती उनके ऊपर लगी। उनकी जो नीड्स हैं आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उससे ये कम है। दूसरा बड़ा जो खर्चा होता है जो ग्रांट्स हैं, मुख्तलिफ जो ग्रांट्स हैं, उसका जो इन्होंने बजट में तखमीना कोई 1,464 अरब रुपए का दिया हुआ है। मेरे ज़राए के मुताबिक ये नंबर भी कल रात कम हुआ है। एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा ही होगा। सब्सिडीज का नंबर 1070 अरब रुपए रिपोर्टेड। कल रात तक ये 1125 अरब रुपए था। यहां पे भी कुछ इन्होंने कम किया है। तो ये जो टोटल तखमीना है 14,460 अरब रुपए का। अब इसके मुकाबले में जो भी कामरान भी बात करें, कामरान महसूलात में अगर FBR का जो हदफ है 9,200 अरब रुपए का है। अब ये 9,200 अरब जो सारे का सारा वफाकी हुकूमत के पास नहीं आएगा। इसका जो एक मेजर चंक है वो सूबों को चला जाता है। और जब आप नाज़रीन सूबों का पैसा निकाल दें तो पीछे जो पैसे बचते हैं वो इतने नहीं हमारे होते कि हम कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी कर सकें। तकरीबन जो 9,200 अरब है इसमें सूबों को चला जाएगा 5,276 अरब रुपया। ये कोई रफली कोई पीछे बचता है आपका कोई 4,000 अरब। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ है कोई तकरीबन 3,000 अरब रुपए के, वो भी है। ये सारा जमा भी कर लें, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू सूबों को अदा करने के बाद जो बाकी बचता है वफाकी हुकूमत के पास वो 6,900 अरब रुपया भी नहीं बचता। और कर्जों के ऊपर जो स्टेटेड सूद की अदायगी है वो 7,303 अरब है। इसका अब नुकसान क्या है? कामरान जो आप बात कर रहे थे नंबर की कि वो 3,000 अरब है, वो 3,000 अरब नहीं है, 3,370 अरब रुपए मैंने कहा था कि कितना है वो
जो वफाकी हुकूमत का नाज़रीन बजट का खसारा अगले माली साल में होगा, पाकिस्तान की तारीख में इतना हाईएस्ट खसारा वो नहीं होगा। 7,574 अरब रुपए अगले माली साल में वफाकी हुकूमत उधार लेगी अपना निज़ाम जिंदगी चलाने के लिए। सूबों का जो कैश सरप्लस होता है, हम जो वफाक जो सूबों को पैसे देते हैं उसमें से इनका तखमीना कि कुछ पैसे सूबे बचा लेंगे, कुछ 650 अरब वो माइनस भी कर दें तो 6,924 अरब रुपया फिर भी ओवरऑल बजट डेफिसिट होगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है कामरान। अब इस नंबर की जो रियलिटी है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं। इस माली साल का जब आगाज हुआ तो ये जो बजट का इनका बजट खसारे का तखमीना था वो इनका था 3,797 अरब, ये ओवरऑल है, और वफाकी हुकूमत का था 4,547 अरब। अब जो रिवाइज एस्टीमेट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये नंबर अंडरस्टेटेड हर लिहाज से हैं। जो रिवाइज एस्टीमेट इस साल के आ रहे हैं उसमें वफाकी हुकूमत का जो बजट का खसारा होगा 6,400 अरब, मतलब प्रपोजल उन्होंने कितना किया था तकरीबन 4,600 अरब और होगा कितना 6,400 अरब। तो आप जमा तफरीक कर ले, मेरे तो यहाँ पे नंबर्स भी खराब हो रहे हैं। तो ये 4.9% ऑफ जीडीपी इन्होंने बजट का खसारा रखा था। ठीक है, और एक्चुअल जो होगा वो इनका 7% ऑफ द जीडीपी होगा। ये नंबर्स अनरियलिस्टिक है। अब हम यहां से जाएंगे कहां? अब मैं यही आपसे पूछने लगा था। एक आपने कहा कि ये नंबर अनरियलिस्टिक है, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। देखें, जो इसहाक डार साहब ने स्पीच की, आपको पता है कि ये इलेक्शन से पहले ये आखिरी बजट है और वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बजट नहीं है। नंबर वन, आप तो ये बताएं मुझे कि क्या ये वाकई इलेक्शन बजट नहीं है। नंबर टू, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आईएमएफ बड़ा क्लोजली स्क्रूटनाइज कर रहा है, और आईएमएफ कह रहा था कि जो बजट पाकिस्तान दे रहा है वो उनकी कंडीशंस के मुताबिक होना चाहिए। ये दोनों चीजें, क्या ये इलेक्शन बजट नहीं है? दूसरा, क्या ये आईएमएफ की जो शराइत है या आईएमएफ की एक्सपेक्टेशंस हैं, इन लाइन विद दैट ये बजट है? देखिए, आईएमएफ इसके हवाले से अपना जो व्यू है वो तो देगा। अभी मुझे दो तीन चीजों से लग रहा है कि आईएमएफ के मुताबिक बजट नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, आज दोपहर की ट्रांसमिशन में हमने जिक्र भी उसका किया, कल भी हमने बात की थी। हुकूमत ने एक एमनेस्टी आज बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दी है। एक एमनेस्टी इस तरीके से है कि वो अफराद जिन्होंने अपना जो काला धन है वो छुपाया हुआ है, या ये कि हो सकता है उनके हलाल का उनका पैसा हो, उसके ऊपर वो टैक्सेस पे ना कर रहे हो, तो वो भी उन्होंने टैक्स अवेडेड मनी होती है। तो एक रास्ता दिया गया था कानून के अंदर, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 111(4) है कि बाहर से जो रेमिटेंस आएगी बैंकिंग चैनल से, अगर वो आज का जो फिगर है वो 5 लाख रुपए है, सॉरी 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपए तक उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और ये एनुअल लिमिट है कि अगर एक साल के अंदर अगर आप 50 लाख तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। जब शब्बर जैदी चेयरमैन एफबीआर थे तो उस वक्त लिमिट 1 करोड़ रुपया होती थी। तो उन्होंने इसको कम करके 50 लाख कर दिया। मकसद यही था कि यहां से जो आपकी काला धन सफेद करते हैं उसको कम से कम किया जाए, और आइडिया ये था कि इवेंचुअली इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये पीएमएलएन की हुकूमत हो और एमनेस्टी ना आए, नाज़रीन ये तो हो नहीं सकता। आज एमनेस्टी अनाउंस कर दी गई है, जो हमने पहले एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, कि अगर आपके पास $1 लाख है और आप उस पैसे को घुमा सकते हैं जिस तरह टोपी घुमाई जाती है, यहां से बाहर भेजिए और बाहर से वापस ले आइए, तो अगर उसकी सालाना वैल्यू $1 लाख जो आज के रुपए की कदर है उसके मुकाबले में कुछ 3 करोड़ रुपया बनती है, तो आपसे बिल्कुल सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कहने को ये जो स्कीम बेची जाएगी लोगों को इस तरीके से बेची जाएगी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो पाकिस्तान के कम है, तो हर शख्स जिसके पास पैसा वो $1 लाख ला सकता है, डॉलर हम रख लेंगे, रुपया आपको दे देंगे, तो 3 करोड़ रुपए तक ये आप काला धन सफेद करवा सकते हैं। जो आईएमएफ का प्रोग्राम अभी भी है और हमेशा उनका एक इशू होता है, वो हर तरह की जो एमनेस्टी स्कीम होती है उसको वो डिस्करेज करते हैं। दूसरी चीज जो मुझे लग रही है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अगेंस्ट है, वो डार साहब ने कैश विड्रॉल्स के ऊपर, जो उनका फेवरेट एक उनका एक टैक्स है, कैश विड्रॉल्स के ऊपर 0.6% उन्होंने दोबारा टैक्स आयद कर दिया, वो प्रपोज हो गया है। ये भी हमने खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की थी। ये 50,000 रुपया अगर आप डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश विड्रॉ करवाते हैं और आप नॉन फाइलर हैं, तो आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो आपने 2-3 में नंबर शेयर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जो 2 बातें आपने की ना, मुझे भी किसी का फोन आया था, मैंने किसी चैनल पे तबसरा किया, तो मुझे उसके बाद एक का फोन आया कि उन्होंने कहा कि ये जो आईएमएफ की आप बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो ये गवर्नमेंट है,
कॉन्शियसली ये डिसीजन हो गया है कि आईएमएफ के प्रोग्राम रिवाइव नहीं करना और आईएमएफ के पास जाना नहीं है? डू यू थिंक कि ये बजट देख के आपको लगता है कि ये ऐसा है? क्योंकि एक व्यू ये है, जिस तरह आपने कहा कि ये फिनोमिनल इंक्रीज है, जो सूद की अदायगी हमने कर दी है 7,303 अरब रुपए। एक व्यू ये है, इट इज बिकॉज ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम के जो आपका इंटरेस्ट रेट है जो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। और अगर आप मजीद आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे तो ये तो अगले माली साल तो उससे भी ज्यादा चला देखिए, जो बहुत सारे टैक्स रिलीफ दिए हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स लिए हैं और बहुत सारे बजट के नंबर है, वो रिलायबल नहीं है। तो एक तो इससे हमारा अंदाजा है, अगर हम डॉक्यूमेंट से बताएं कि आईएमएफ का अगला प्रोग्राम नहीं होगा, और आईएमएफ का अगला प्रोग्राम तो क्या, ये वाला प्रोग्राम जो है इसका नवा रिव्यू भी कंप्लीट नहीं होगा। नाज़रीन, ये एक फेडरल बजट की एक स्टेटमेंट है, इस किताब को बोलते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसमें वो तखमीना दिया होता है आपके बजट के तमाम अहदाफ। जो आईनी तौर पर जिस किताब की वैल्यू होती है वो इस बुक की वैल्यू होती है। जो आइन के तहत पार्लियामेंट में किताब पेश होनी होती है वो एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है। इसमें तमाम तरह की रिसीट्स का और आपको एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स मिलती हैं। बजट इन ब्रीफ लोगों की आसानी के लिए बनाया जाता है। इस किताब का सफ़ा नंबर 6 है, जिसमें अगले माली साल की जो हुकूमत की एक्सपेक्टेशन है कि बाहर से नया गैर मुल्की कर्जा कितना मिलेगा। इसमें 2-3 चीजें अगर आप नोट कीजिए, इसके सफा नंबर 6 के ऊपर आपको याद है कि जो एक आउटस्टैंडिंग कंडीशन अब 12 बता रहे हैं जो आईएमएफ के प्रोग्राम की, जिसकी वजह से 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा, कि पाकिस्तान ने $6 अरब का नया गैर मुल्की कर्जा लेना। हमारे पास जो कमिटमेंट्स अवेलेबल थी, $2 अरब की सऊदी अरब की और $1 अरब की मुत्तहदा अरब अमारात की। तो नाज़रीन, ये जो बुक है जो आज पार्लियामेंट में ले हुई है, ये दोनों जो है अमाउंट्स $2 अरब और $1 अरब, इसके इक्विवेलेंट रुपए में जो पाकिस्तान ने वसूलियां दिखाई हुई है माली साल 2023-24 में दिखाई हुई है, जो कि शुरू होगा 1 जुलाई 2023। इसका मतलब है कि हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि ये पैसा 30 जून तक आएगा। तो अगर ये पैसा 30 जून तक नहीं आएगा तो प्रोग्राम नहीं होगा। अब इसके अंदर एक और जो स्ट्रेंज चीज है वो ये है कि इस साल में तो हुकूमत ने सिर्फ 172 अरब रुपए की या वही 1.2 अरब की जो आईएमएफ से वसूली है वो दिखाई हुई है। हालांकि बाकी जो इस प्रोग्राम का पैसा रहता है रफली कोई $2.6 बिलियन रहता है। वो जो बाकी पैसा रहता है वो हुकूमत ने अगले माली साल में दिखाया हुआ है। हालांकि ये प्रोग्राम जो है वो अभी खत्म हो रहा है 30 जून को। तो कामरान, हुकूमत की अपनी जो किताबें वो बता रही हैं कि प्रोग्राम नहीं हो रहा। चलें, बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और आप है कि बजट के अंदर जो एक सबसे अहम एस्पेक्ट होता है वो होता है टैक्सों का नफाज या टैक्सों के ऊपर छूट। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कौन कौन से शोबे पे नए टैक्स लगे हैं, अगर कोई लोगों को रिलीफ मिला है तो कहां पे मिला है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट स्पेशल द रिव्यू आप देख रहे हैं और इस सेगमेंट में जिक्र करेंगे कि कौन से ऐसे शोबे हैं जिस पर इस नए बजट में टैक्स आयद किया गया है या कोई रिलीफ भी दिया गया है आवाम को। तो शहबाज, सबसे पहले तो जो नंबर की बात करें, जो एफबीआर का हदफ है 9,200 अरब रुपए का, इस साल माली साल का हदफ तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये गैप किस ये जो इंक्रीज किया है, डू यू थिंक एक ये रियलिस्टिक है? क्योंकि शायद पहले तो ये भी बात हो रही थी 10,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन टारगेट की बात हो रही थी, लेकिन फिर 9,200 अरब रुपए पे हम आ गए हैं। तो डू यू थिंक कि ये आईएमएफ समझता है कि ये रियलिस्टिक? क्योंकि आईएमएफ की तो एक एम्फेसिस होता है ना कि आप रेवेन्यू मैक्सिमम अपना जनरेट करें। देखिए, मैंने कभी भी, हमने रिपोर्ट ने एटलीस्ट किया था कि 10,000 अरब की बात हो रही कि हुकूमत 9,200 अरब का जो हदफ दे रही थी एफबीआर को। एफबीआर ने ये भी वसूल नहीं, उसने अपनी खुशी से किया, उसको एक्सेप्ट किया। मेहनत करनी वो 8,600 अरब की बात कर रहे हैं एफबीआर वाले। अच्छा, ये हमने रिपोर्ट भी किया था। एफबीआर 8,600 अरब कह रहा है, गवर्नमेंट 9,200 अरब कह रही है। आपने कहा कि इस साल का हदफ 7,640 अरब का हदफ था। हम पहले ही बता चुके हैं कि 430 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। अब जो इन्होंने रिवाइज नंबर किया वो 7,200 अरब रुपए का ऑफिशियली इन्होंने टारगेट रिवाइज कर दिया। लेकिन मैं इस रिवाइज नंबर को नहीं मानूंगा। 30 जून को जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो 7,640 अरब रुपए के ऊपर करूंगा। अच्छा, ये उस्तादी कर रहे हैं कि फिर वो शॉर्टफॉल नजर ना आए। वो कह जी कि रिवाइज टारगेट कर दिए तो 7,200 हमने वो अचीव कर लिए है। अभी भी ये 7,200 भी नहीं होगा कामरान, ये भी मेरे बात ध्यान में रखिएगा। ये 7,200 रियल क्वेश्चन मार्क। इसके एवरेज रुपए की कदर जितनी कम हुई, उसके अलावा जो एवरेज आपकी इन्फ्लेशन रेट है 29%, और उसके बावजूद मिनी बजट आया, आपने वो मेजर्स लिए और फिर भी आप अचीव ना कर सके, तो सीरियस क्वेश्चन। 2-4 लोग तो फारिग होने चाहिए थे ना।
वो अभी तक हुए नहीं है। और मेरे अब जराये के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दफा अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं चेयरमैन एफबीआर के ऊपर। पिछले 10 दिनों में 1 दफा तो पब्लिकली किया और दूसरी दफा उन्होंने क्लोज डोर एक मीटिंग थी एक टोबैको कंपनी के साथ, उसके अंदर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। अब आए नंबर के ऊपर। हाँ। अच्छा, ये जो 9,200 अरब का हदफ है, इसमें जो हुकूमत की कैलकुलेशन है कि 25% नॉमिनल इनको ग्रोथ मिल जाएगी। इन्फ्लेशन अगले साल एवरेज 21% है, जीडीपी ग्रोथ रेट कोई 3.5% है। तो यहां से इनको हुकूमत के बकौल कोई इनको तकरीबन 1800 अरब रुपए का यहाँ पे बेनिफिट होगा। इन्होंने जी बाकी अच्छा नए टैक्स सिर्फ 200 अरब के हमने टैक्स लगाए, ये इनका दावा है। अच्छा, मैं फिर नहीं मानता, ठीक है क्योंकि टैक्सेस ज्यादा लगे हैं। अब पहले तो जो हुकूमत का दावा है, जो चेयरमैन एफबीआर ने हमें आज ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा जी कि ग्रॉस हमने जो नए टैक्सेस प्रपोज किए वो 223 अरब रुपए के हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कस्टम ड्यूटी के हमने 12 अरब के मैयर्स लिए, लेकिन हमने 13 अरब रुपए की रिलीफ भी दी थी, यहां से उनके बकौल 1 अरब का हमें नुकसान हुआ है। फिर चेयरमैन एफबीआर साहब फरमाते कि 185 अरब रुपए के उन्होंने टैक्स प्रपोज किए इनकम टैक्स के, जिसमें 10 अरब रुपए की उन्होंने कहा जी हमने रिलीफ दी है। नेट इंपैक्ट 172 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 4 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर्स हैं और सेल्स टैक्स के उन्होंने 22 अरब रुपए के नए टैक्स मेजर्स प्रपोज किए हैं। ये टोटल नंबर बनते हैं 223 अरब। अब मैं क्यों कहता हूं कि जो टैक्स लगा है इससे ज्यादा लगा है। एक तो वैसे डार साहब ने भी कहा अपनी स्पीच में 2 दफा उन्होंने कहा कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये बात दुरुस्त नहीं है। बजट के अंदर 4 नए टैक्सेस हैं जो पहले नहीं थे इस माली साल में और अगले साल आ रहे हैं। 0.6% कैश विड्रॉल्स के ऊपर टैक्स लग गया है। बोनस शेयर जो कंपनीज देती हैं उसके ऊपर 10% टैक्स लग गया, ये नया टैक्स है। तीसरा टैक्स इन्होंने ये लगाया कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में काम करने गैर मुल्की वर्कर्स, उनके ऊपर जब वो वीजा लेने आएंगे उस स्टेज के ऊपर नया वीजा या उसके रिन्यूअल से जो उनको वर्क परमिट मिलता है 2 लाख रुपया फी पर्सन उन्होंने टैक्स लगा दिया, ये भी नया टैक्स है। चौथा टैक्स जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा टैक्स मेजर है, इट मे रन इनटू बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज। एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया है इनकम टैक्स और का जो फाइनेंस बिल है, इसमें सेक्शन इसको है 99D। इसका टाइटल है एडिशनल टैक्स ऑन सर्टेन इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स। अब ये जो नया टैक्स है इसका जो इंपैक्ट है, मैंने एक्सप्लिसिटली चेयरमैन एफबीआर से पूछा और 2-3 दफा पूछा कि इसका इंपैक्ट क्या है। उन्होंने कहा जी कि ये वाला जो प्रपोजल है ये इनेबलिंग क्लॉज है, हुकूमत ने अपने पास इख्तियार ले लिया है कि वो ये टैक्स लगा सकते हैं लेकिन लगाया नहीं है। बट इसकी जो वर्डिंग है वो तो ये हमें बताती है कि ये टैक्स लग गया है। अगर चेयरमैन कह रहे होंगे तो ठीक कह रहे होंगे। इसके मुताबिक वो हर कंपनी जिसमें उसके ऊपर ये एडिशनल टैक्स इंपोज होगा, मैं इंग्लिश में ये लिखा हुआ पढ़ देता हूं। एन एडिशनल टैक्स शैल बी इंपोज ऑन एवरी पर्सन हु हैज एनी इनकम, प्रॉफिट और गेन्स that have arisen to any person or class of persons due to any economic factor or factors that resulted in unexpected income, profits or gains, whether or not disclosed in the financial statements। अब 2-3 चीजें इसके अंदर हैं कामरान। नंबर 1, इसमें ये टैक्स सिर्फ इस माली साल से नहीं लगा, यहां पर उन्होंने पावर ये ले लिया है कि आप पिछले 5 साल तक किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 तक हुकूमत अभी भी पीछे जा सकती है। अब यहां पे टारगेट किन सेक्टर्स को कर रहे हैं? सबसे पहले इनका टारगेट होगा बैंकों का। अच्छा, इसका रेट क्या है? मोर इंपॉर्टेंटली वो जो एडिशनल उन्होंने विंडफॉल गेन हुआ होगा उनको इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, उसका 50% टैक्स लगाइए और 50% अच्छा खासा इसमें ये अमाउंट होती है। सबसे पहला टारगेट यहाँ पे डार साहब का है कमर्शियल बैंक्स। आपको याद है कि वो जो उनके खिलाफ एक करेंसी मैनिपुलेशन की इंक्वायरी शुरू हुई थी वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ठीक, तो बैंकों का उनका ख्याल है कि 35-40 अरब तो बड़े आराम से वहां से निकाल लेंगे। फिर आपकी ऑयल जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो इसको टारगेट होगी, गैस कंपनीज इसको में टारगेट होंगी, बहुत सारी और ऐसी कंपनीज जिनके प्रॉफिट नॉर्मल से बहुत ज्यादा थे वो यहाँ पे ये टारगेट करने जा रहे हैं। तो इट्स अ बिग टैक्स मेजर। इसकी ये जो है डिटेल वो हुकूमत नहीं बता रही, बाकी इन्होंने कहाँ इंक्रीज किया वो नाज़रीन को बता देते हैं, क्योंकि
जो असल बजट है ना काम और एक और चीज आई थिंक वो जो तनख्वाहदार तबका है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया है और रीजनेबल इजाफा किया गया है, और उससे ये भी अंदाजा होता है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन बजट है। जो एक चीज जो जाहिर है कि सरकारी मुलाजमीन को तो इजाफा हुआ, लेकिन बाकी जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो इनकम टैक्स की स्लैब होती है, उनका भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट होता है। तो क्या उसमें भी कोई रद्दोबदल की गई है या जो एग्जिस्टिंग है उसी को मेंटेन किया है? मुझे अभी नजर नहीं आया, मैंने पूरा फाइनेंस बिल अभी गो थ्रू नहीं हुआ। जो हमें ब्रीफिंग दी गई है एफबीआर में, उसमें इसका जिक्र नहीं है। तो ऑन द फेस ऑफ इट मेरा ख्याल उसमें कोई चेंज नहीं आया। वैसे मैं एक दफा भी प्रोग्राम के बाद बिल दोबारा क्योंकि इतनी बड़ी चीजें होती हैं, इतना बड़ा बिल होता है, ये पड़ा हुआ है सामने, उसको एक एक पेज से गो थ्रू होंगे तो पता चलेगा। बट अपैरेंटली अभी कोई इंक्रीज नहीं, मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत इस पोजीशन में इंक्रीज कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीफ भी इस बजट के अंदर दी गई है बहुत सारी जगहों के ऊपर। जो इन्होंने टैक्स बढ़ाए कामरान, एक तो इन्होंने जो मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऊपर अभी जो एग्जिस्टिंग जो विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स थे उसको इन्होंने 1% से तमाम के लिए बढ़ा दिया है। जहां पे रेट 4 था 5 कर दिया है, 6.5 था 7.5 कर दिया है, 8 था उसको 9 कर दिया है, 10 था उसको 11 कर दिया है। जो इसकी तोजीह दी है चेयरमैन एफबीआर ने, उन्होंने कहा, और ये मेरे लिए बड़ी एक्सट्रेंज उनकी वजह उन्होंने बताई मुझे लगता है, जो उन्होंने ब्रीफिंग में कहा जी कि ये रेट्स इसलिए रिवाइज किए, बहुत पुराने रेट्स थे, अब इन्फ्लेशन हो गई है तो रेट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। भाई साहब ये जो रेट्स हैं ये परसेंटेजेस में, ये फिक्स रेट नहीं है कि महंगाई होगी 1000 को 1200 कर दो, 1200 को 1500 कर दो। ये 4% है तो 4% का मतलब 4% होता है ऑफ द वैल्यू। बहरहाल ये उनकी एक तोजीह है नाज़रीन, ये एक उन्होंने प्रपोजल लिया। जो दूसरा सुपर टैक्स है, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। पहले जो इनकम लेवल था 15 करोड़ से लेके कोई 35 करोड़ रुपए तक का, उसके लिए रेट था 1 से 4%, और फिर जो 13 सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, उनके ऊपर 10% सुपर टैक्स था। अब इसका दायरा कार इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है, और पहले जो रेट्स थे वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। 35 करोड़ से 40 करोड़ की जिनकी सालाना इनकम है उसके लिए अब 6% सुपर टैक्स लगा दिया गया है। जिनकी इनकम जो 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की है सालाना, उसके ऊपर 8%, और वो तमाम अफराद और कंपनियां जिनकी सालाना आमदन जो है वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है। यहां पे फिर वो तमाम सेक्टर्स, रजिस्टर्ड लोग जो पहले टैक्स दे रहे थे, उनके ऊपर ही डार साहब ने बोझ डालना मुनासिब समझा। आई डोंट नो इसकी क्या लॉजिक है। जो इसके साथ ही जो एक कंसेशनरी रिजीम है एसएमई का, उसके में भी कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं। उसके अंदर एक ये मेरा ख्याल थोड़ा सा इन्होंने रिलीफ दिया है यहाँ पे। बहरहाल जो कमर्शियल इंपोर्टर्स है उसमें एक इन्होंने उनका जो टैक्स रेट था 5.5%, उसको इन्होंने बढ़ा के 6% कर दिया। ये एक बड़ा मेजर है नाजरीन। पाकिस्तान में बेतहाशा इंपोर्ट्स होती हैं और यहाँ से एफपीआर को, हुकूमत को अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो मिलेगा। कैश विड्रॉल की हमने बात कर ली, बोनस शेयर के ऊपर 10% इनकम टैक्स लगा दिया गया है। फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स की भी हमने बात कर ली। जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे अब देखिए, एक साइड पे इन्होंने हुकूमत ने फिर ताजरों को रिलीफ दी है। जो ताजर है उनको 2 तरह के मार्केट में काम करते, छोटे ताजर और बड़े ताजर। जो बड़ा ताजर है उसकी एक डेफिनेशन, उसके लिए एक कुछ क्राइटेरिया था, 4-5 उसके क्राइटेरिया है। उसमें एक जो क्राइटेरिया ये था कि उसकी दुकान का साइज क्या होगा। अगर उसकी दुकान का साइज 1000 स्क्वायर फीट का है, जनरल जो स्टोर है उसका, अगर ज्वेलर है तो 300 स्क्वायर फीट का है, चूंकि फर्नीचर की शॉप बड़ी तो इसका 200 स्क्वायर फीट का, ये क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया गया है। अब अगर आपकी दुकान का साइज जो भी है, आपकी 5000 स्क्वायर फीट की दुकान है, 10,000 स्क्वायर फीट की दुकान है, तो आपको टियर 1 के तौर पर रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। हमेशा पीएमएलएन की ये मेहरबानी जारी रहती है। लेकिन वो सेक्टर, वो जो होलसेल और रिटेलर जो ऑलरेडी आपके जो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं क्लोथिंग के, लेदर के, उनके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाते थे, वो इसलिए उनका रेट था 12% जीएसटी का। वो इसलिए था कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो जो लोग रजिस्टर्ड एफबीआर के साथ उनके पास शॉपिंग के लिए जाए, उनका रेट कम इसलिए किया गया ताकि डिफरेंस रहे। वो डार साहब ने 12% का रेट बढ़ाकर जीएसटी का अब 15% कर दिया। तो जब आप ये जो जितने भी शॉप आपकी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, लेदर की जो शॉप्स हैं, उनके ऊपर जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, पहले 12% रेट था, अब आपको इन्होंने रेट जो कर दिया वो 15%। कारण एक बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर कोताही हुकूमत की, नलायकी हुकूमत की सजा उन लोगों को मिलेगी
जो अपना तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला इशू भी नहीं है। जो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करते हैं घर में ट्रांजैक्शन होती है। नेटफ्लिक्स एक बड़ी कॉमन चीज है। जो एप्पल के यूजर्स हैं उन्होंने वो जो आपने ली हुई है वहां पे एडिशनल उन्होंने वैल्यू उनको मिलती है स्टोरेज की, उसके ऊपर जो आप अदायगी करते हैं वो नॉमिनल चीज होती है। तो आप ट्विटर की पेमेंट्स की तो नाज़िम जो पहले फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस के ऊपर 1% टैक्स था, उसको बढ़ाकर हमारे प्यारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने 5% कर दिया है, और जो जिनका रेट पहले 2% था नॉन फाइलर्स के लिए उनका 10% रेट कर दिया गया। कमर ये चंद एक जो चीज मुझे सिर्फ बताएं कि बहुत से लोगों का ये आपको पता है कि मोबाइल के ऊपर भी आपको पता है कि मैसिव टैक्सेशन है, और हमने देखा है कि जितने जो महंगे मोबाइल हैं तो अब ये ट्रेंड लेटेस्ट ये चला है कि टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग नॉन पीटीए जो फोन इस्तेमाल करते हैं, और उससे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। क्या इस हवाले से कोई फैसला लिया गया कि इस जो टैक्स को थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए, बजाय इसके कि लोग टैक्स दें ही ना, आप कम से कम ऐसा टैक्स कर देंगे कम से कम लोग उसको फिर रजिस्टर करवा लें? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि इनका अगर आप ये देखें रिलीफ वाले मेजर्स में एफईडी पे तो कोई रिलीफ नहीं है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर। देखना पड़ेगा एटलीस्ट हमारी जो ब्रीफिंग हुई है। इवन एक और जो है इसका लोगों का ख्याल है गाड़ियों की कीमतें तो वैसे ही आसमान से बातें करें, उस हवाले से कोई उस पर उल्टा हुआ है। जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं जिनकी वैल्यू देखे, पहले उन्होंने जो सेकंड हैंड गाड़ियां थी उसकी एक वैल्यू उन्होंने फिक्स की थी इंपोर्ट प्राइस, ताकि वहां पे एक तो डिस्क्रिप्शन नहीं होती लोगों के पास। अगर $5,000 प्राइस है तो उसके ऊपर आप टैक्स रेट जो है वो आप असेस कर लेते हैं। वो जो ऊपर प्राइसिंग कैप और टैक्सेशन कैप लगाई थी वो आज खत्म कर दी गई है। अब 1300 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो टैक्स असेस होंगे वो फिक्स वैल्यू के ऊपर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जो टैक्स बर्डन है इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, चाहे सेकंड हैंड है, और है ही ये सेकंड हैंड तो इसके ऊपर बढ़ गया। चले यहाँ पे बिग ब्रेक के बाद इसी टैक्सेशन के मामले के ऊपर हमें अशफाक तोला साहब ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द रिव्यू का बजट स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया अभी अशफाक तोला साहब ने, ये चेयरमैन है रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन के, इनका स्टेटस मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है। तो अशफाक तोला साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले जो शहबाज साहब है वो इस बात पर मुसर थे कि क्योंकि इसहाक डार साहब ने कहा है कि ये टैक्स फ्री बजट है, यानी कि नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने अपने आदाद शुमार से ये साबित करने की कोशिश की है कि नहीं इसमें नए टैक्स लगे हैं। तो आप जरा इस पर रोशनी डालेंगे कि क्या हम इसे टैक्स फ्री बजट कह सकते हैं या नए टैक्स लगाए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, राणा साहब का अपना एक नजरिया है और डार साहब ने अपने एनालिसिस से बताया है। मैं समझता हूँ कि टैक्स फ्री बजट वो इसलिए कह रहे हैं, राणा साहब इसलिए कह रहे हैं कि जो नए मेजर्स होंगे और एज यूजुअल राणा साहब के पास कोई किताबचा हाथ में होगा, वो पकड़ा देंगे डार साहब को कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ले जी यहाँ टैक्स लगाया आपने। मैं समझता हूँ कि उनका कहने का ये मकसद था कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर शायद लोड नहीं डाला, या नए टैक्स पेयर्स आए, या जिनकी अगर फर्ज करें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, अगर फर्ज करें मेरे पास कता कलामी हो रही है, आप कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वो नहीं, तो ऑलरेडी वो शहबाज राणा साहब परेशान है जो नेटफ्लिक्स का जो क्रेडिट कार्ड के जरिए वो पे करते हैं, उस पे आपने टैक्स लगा दिया। वो एडवांस फाइलर है, वो राणा साहब एडजस्टमेंट ले सकते हैं। राणा साहब ये विदहोल्डिंग टैक्स है और ये एडवांस टैक्स है, मेरा ख्याल है ये आप अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं एज अ रिफंड। अब वो अलग बात है, रिफंड इनकी दोस्तियां इतनी अच्छी हैं कि उनको कोई देता है। अच्छा, मुझे बात बताइए। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वो जो रेट इंक्रीज हुए एक दो जगह पे सप्लाईज पे या कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो कमर्शियल साइड पे बिल्कुल ठीक है, वो ट्वीकिंग की गई है। अच्छा, एक करके बात कर लेते हैं, आप जरा सुनिएगा। बोनस शेयर 10% टैक्स लगा है, नया है या पुराना है? पुराना। कैसे? क्या ये 2022 के टैक्स ईयर में था? नहीं, पुराने से मुराद ये है कि अगर आप देखेंगे तो 2015 के टैक्स में ईयर में आया था 14। और कोर्ट में ये स्टे नहीं कर सका और जस्टिस काजी फाइज़ ने उड़ा दिया। नहीं, काजी फाइज़ साहब का मेरा जो जहां तक अंदाजा है वो इनकम सपोर्ट लेवी का था। सॉरी, इनकम सपोर्ट मैं उसमें भी मैं आपको अपडेट थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देता हूँ। उसमें भी एक और जजमेंट के बाद एक लार्जर बेंच बन गया है, तो वो भी अभी जिंदा है। चले, पर ये एक नया टैक्स आ गया ना, हम पुराना है। अच्छा, पुराना है। दूसरा टैक्स ये हाफ फुल है, ये तो डॉक्टर साहब ने मुझे दिया हुआ है ना इख्तियार कि तुमने हाफ फुल को हाफ एम्प्टी दिखाना है।
हाफ 99 कर बिल दिखाऊं ना। फिर दिखाइएगा 99D एडिशनल टैक्स ऑन सर्टेन इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स, नया सेक्शन डाल दिया गया कानून के अंदर। सही है, इसमें क्या नया टैक्स नहीं है? नहीं तो ये आप बात नहीं समझ रहे, किस पे टैक्स है? विंड फॉल गेन। बात किसकी नहीं हो रही तोला साहब, बात ये हो रही है कि क्या डार साहब ने नया टैक्स लगाया या नहीं लगाया, क्या ये नया टैक्स है या नहीं है? नहीं, वो विंड फॉल गेन आपके पास लास्ट टाइम भी आया था। सर मैं ये पूछ रहा हूँ क्या 99D सेक्शन पहले था? 1922 के एक्ट में भी था। तो फिर पाकिस्तान से भी पीछे चले गए। चलो 1922 के पाकिस्तान आपके पास 79 तक 99D का आपके पास मेरा ख्याल जवाब नहीं है, जाहिर सी बात है। जवाब नहीं है, नहीं मैं आपको बताया था 99D की जरूरत की थी। मैं इसका एडवोकेट हूँ, आपके सामने की बात है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो मैंने नहीं लिखा हो। अगर फर्ज करें कोई कमाता, अब यहाँ तक भी हो चुका है, आई एम सॉरी टू से मिनिस्टर कौम, हमें भी ये सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा, और मुझे पता है आप इस पे आवाज बुलंद करेंगे मेरे साथ कि भाई आप पाकिस्तान का पैसा है, एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से, आप 90 दिन 120 दिन तक आप ले एक तो यूज करें, चले वहां पर, फिर आपके अपने ऑफिसेज हो, मैं सबकी बात नहीं कर, अच्छे लोग भी हैं, और फिर वो आप पैसा पाकिस्तान में ना लाएं और आप इस बात का वेट करें कि जी जब विंडफॉल होगा तो मैं दूंगा, तो ठीक है। फिर अच्छा, डिस्कशन को जरा फिर चले, इसको आगे लेके चलते हैं। अब नहीं कामरान यार, अभी 2 टैक्स और रहते हैं, मतलब जो गैर मुल्की वर्कर्स जो पाकिस्तान काम कर रहे हैं उनके ऊपर 2 लाख रुपया पर वर्कर टैक्स लगा के नया टैक्स आया नहीं? ये था कि पाकिस्तानियों पर टैक्स नहीं लगा। 0.6% कैश विड्रॉल के ऊपर, क्या वो टैक्स 2022 में पुराना था ना? पुराना था ना, तो 4 बात बता, अब उससे और आज के मामला काफी ठीक है, ऑटोमेशन काफी बेहतरी है आपकी, और इसका पर्पज यही है कि अब आप इसको नए टैक्स पेयर ढूंढे। अच्छा, इसमें यही जो इसमें आप देखें, एक बात आपको और भी बता देता हूँ, वेदर वी लाइक इट और नॉट, 2019 में जो एक हफीज शेख साहब और शबर दहदी साहब थे, उन्होंने एक अच्छा बैंकिंग एसोसिएशन से बात की थी, और बड़े केसेस विड्रॉल हुए थे। आपको पता है कि जी 165 को वो स्टेटमेंट नहीं देते थे कि हम नहीं देंगे, अब वो देने पर राजी हो गए, हमें मिल भी रहे हैं, तो अब इस अच्छा देखिए तोला साहब, इस पे किसी को एतराज नहीं है। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि हमारा टैक्स कलेक्शन अच्छी नहीं है, टैक्स बेस सही नहीं है। तो इशू इसके अंदर ये है कि आप भी जिस कमीशन को करते हैं सरबराही, कोई नया इनिशिएटिव है इसमें? हमने कहा टैक्स को बेस बढ़ाई है, कोई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं कि बाकी लोगों को लाए? यहाँ पे तो शहबाज बता रहे थे जो रिटेल सेक्टर है, जो हमेशा शायद PMLN का वो फेवरेट है, वोट बैंक भी है, उनको तो हमेशा वो बचा जाते हैं, इस दफा फिर बचा लिए? नहीं, कोई नहीं बचाया शहबाज साहब। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, ये हो क्या रहा था, जैसे आपने कहा कि एक सिस्टम में फ्लॉ है, और ये फ्लॉ था, हमारे पास भी शिकायतें आ रही थी, और ये शहबाज साहब शायद याद होगा कि मेरे पास रूम में बैठे हुए थे तो भी ट्रेडर्स आए थे, वो ये कहते हैं कि देखिए होता क्या, और मैं ये समझता हूँ हर माशरे में, हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अब रकबे के हिसाब से पूरी दुनिया में, शहबाज साहब की बड़ी माशाल्लाह नॉलेज है, रकबे के हिसाब से दुनिया में मेरा ख्याल है शायद एक आध कोई मिसाल हो तो हो, कभी भी POS सिस्टम नहीं लगते। ये शौकत तरीन साहब ने किया। आप ये ठीक है, 12 लाख के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे डेबिट क्रेडिट कार्ड की मशीन है, इस पे अगर आप ब्रांड्स हैं या मल्टीपल स्टोर्स हैं उस पे लगना चाहिए, शॉपिंग मॉल में, एयर कंडीशन मॉल में उस पे लगना चाहिए, वहां तो नहीं हटाया गया। अगर किसी पे हटाया गया तो कोई ऐसा ब्लैंकेट नहीं हटाया गया उनके अगेंस्ट। मैंने ये पता है राणा साहब को, उनको ट्रेडर्स ने बताया, और उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि भाई कि मैं खुद ही इसको लीड कर रहा था नेगोशिएशन को डार साहब की रहनुमाई में, और ये बात तय हुई है कि वो सारी रिटर्न फाइल करेंगे अब आपके पास। और अगर आप राणा साहब देखें, वैसे डार साहब जब तोला साहब जब 0.6% लगा था टैक्स 2015 में, और वो सारे ताजिर जो थे वो एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद पहुंच गए थे, तो वो हमने 0.6 को कम करके 0.3% कर दिया था, ऑन द कंडीशन फाइलर का नहीं, ऑन द कंडीशन कि 20 लाख रिटर्न फाइल करेंगे। मेरा पॉइंट दूसरा, वो 20 लाख उसमें नहीं थे राणा साहब, मैं आपको थोड़ा तस्दीक कर दूं, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है थोड़ा सा, वो उस पे थे 20 लाख हमने किए थे जब मैं मिनिस्ट्री लेके आया था IMF से, आपको याद होगा सर। ये 20 लाख दोनों दफा, 2019 में भी ये चीज आई, 2015 में तो नहीं था, 19 में तो वो जो आपका 3 साल वाला CNIC थी। हाँ ठीक है, बट वो 20 लाख उसमें नहीं था। अच्छा, और आपकी बात दुरुस्त से मैं मान लेता हूँ। ये 20 लाख के नारे मारते रहे हैं, कभी आज तक 20 लाख कहा 20 लाख बोला, इसमें तो नारा एक भी नहीं लगा, हो सकता है 10 रिटर्न ना हो सकता, 45 लाख है, तो इसका मतलब है कि फिर आपने रिलैक्स। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और बात जो है हमारी डिस्कशन अशफाक तोला साहब से जारी रहेगी।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द रिव्यू का बजट स्पेशल आप प्रोग्राम देख रहे हैं। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो तोला साहब, 9,200 अरब रुपए हदफ रखा है FPR ने और गवर्नमेंट ने अगले माली साल के लिए। डू यू थिंक ये रियलिस्टिक है? कम है कि ज्यादा है? वो ना कम है, नहीं रियलिस्टिक, क्योंकि दोनों तरफ जा सकता है। आपके क्या व्यूज है? क्योंकि शहबाज भाई ये कह रहे थे कि शायद FBR तो इस पे इंसिस्ट कर रही थी कि 8,600 अरब रुपए होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट ने इंसिस्ट करके किया कि नहीं, 9,200 अरब रुपए होना चाहिए। देखिए, नेचुरली अगर आप देखें, शहबाज साहब उसको वाउच कर सकते हैं कि अगर 7,200 अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा 7,100 ऊपर नहीं जाएगा। मैं भी यही कह रहा था अभी इनको। इस पे अगर 25% में लगाऊं, 21% का इन्फ्लेशन जो डॉक्टर साहब ने प्रोजेक्ट किया और 3.5% की GDP ग्रोथ, तो ये तो फिर तो पीनट है। फिर तो अगर आपको इन्फ्लेशन की मार मारनी है तो हो गया। नहीं तो इस साल 38% इन्फ्लेशन रेट और 16% ग्रोथ रेट है, तो फिर मुझे बताएं कि कैसे होगा। 16% इस साल के जो इन्फ्लेशन रेट है 38%। इसमें तो आपने इमरान साहब दूसरी तरफ नहीं सोचा ना, पहलू रुख दूसरा है ना, जो बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो गया आप, और ये इतना पिस गया ना ये मामला। इन्फ्लेशन का जो डिमांड थी ना, वो बिल्कुल कंप्रेस हो गई थी। तो इस मतलब ये हालात नजर नहीं आए जो मुझे, जहां तक मैं समझता हूँ। 38% इन्फ्लेशन तो ये फॉर द टाइम बीइंग पहुंचा है ना। एवरेज तो आपका 19 ही आएगा मेरा ख्याल है। इस साल का एवरेज 30% आ रहा है। 30 अगर 30 आ रहा है और इसके बाद 0.3, तो 30 मिला दिया आपने। हाँ, तो 0.3 देखो, तो 30 की जगह पे अगर आप 16% ग्रोथ दे रहे हैं तो 21% या 25% अब नॉमिनल है। मैं कुछ और समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ इस मतलब आप इकोनॉमी के डायनामिक्स डिफरेंट हो गए, वो मल्टी फेसेटेड हो गई थी। अब ये पता नहीं है कि चलो इसको छोड़िए सर, और एमएनएसटी आ गई, मुबारक हो आपको, जहाँ पे ताजरों को भी रिलीफ मिलता है। आपने कहा कि चलो जिसके पास 3 करोड़ रुपए सालाना, आओ, लाइन लगी हुई है, $1 लाख की एमएनएसटी लो। आप देख ही गलत रहे ना। मैं हर चीज में गलत देखता हूँ। आपने एमएनएसटी दी, एमनेस्टी नहीं है वो। कैसे एमएनएसटी? अच्छा, एमनेस्टी उसको कहते हैं कि जो आप सिर्फ वाइड करा ले, कोई पूछने वाला नहीं। तो यहाँ भी यही है ना, $1 नहीं है क्या? आप पहले समझे, देखिए उसमें कदगन है। आपको बैंकिंग लॉ पढ़ लेता हूँ सर। आप पढ़ ले सर, आप पढ़ ले। मैं तो राणा साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डॉलर्स आए, मतलब है ना, और हमारा जो बैलेंस मैं नहीं चाहता वो ठीक हुआ करके टैक्स अवॉइड करके डॉलर्स। मैं मानता हूँ, मैं आता हूँ। आप मैं कहते हैं आप क्या कह रहे हैं। देखिए, आप पढ़े उस ब्लॉग को, मैं आपको समझा देता हूँ। असल में एक्चुअली ये जो है ना, आप ये देखें, ये फ्री था, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के दौर में इसको 1 करोड़ रुपए में बनाए थे। आपको याद होगा वो 1 करोड़ रुपए उस वक्त की अगर आप देखें, 104 रुपए का डॉलर तो $98,000 थे। तो सर आप एक काम करें ना, मुझे तनख्वाह भी डॉलर में दें, ठीक है, मुझे हर इंसेंटिव। ऐसे थोड़ी होता है जनाब। आपकी बरादरी के जो चेयरमैन FBR थे, शब्बर जैदी साहब, उन्होंने 1 करोड़ से 50 लाख जब किया, उन्होंने कहा ये सारा किसने में हुआ है ये? 21 में नहीं हुआ। 21 में आप ये थोड़ा सा इतना तो मेरी मेमोरी भी नहीं। चलो 21 में कौन था चेयरमैन? आप देख ले कौन था। तो चेयरमैन भी तो पता नहीं, 4-5 ये भी पता है। पॉइंट इसकी जब 1 करोड़ से जब 50 लाख हुआ, उस वक्त ये कहा गया कि हम एक चोरी का रास्ता बंद कर रहे हैं। तो आज आपने उसको उठा के 50 लाख से सीधा 3 करोड़ रुपए पे, वो 470% उसमें आपने रिलैक्सेशन कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं, आप इस वक्त वो कोई FATF की नॉन कंप्लायंस है? यस, बैंकिंग चैनल से आपके पास आ रही है, मी टू मी भी नहीं आ रही है। अगर आती ना मी टू मी, तो मैं मान जाता कि आप बिल्कुल कहते कि यार यहाँ से क्या आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बाय शेल कंपनीज नहीं बनी हुई? क्या उन्हीं के अपने एज एन इंपोर्टर अकाउंट नहीं खुले हुए? साहब, उनको तो अलाउड है 10% बाहर रखना। तो 10% रखे तो वो क्यों अनऑफिशियल पैसा भेजेंगे? तो वो यहाँ तक तो बात नहीं रुकते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मी टू मी वाली बात कर रहे हैं ना। मी टू मी नहीं है, मी टू मी तो जो है, आप मेरी बात सुनिए, 35% हमने रिटेंशन की अलाउ किए IT वालों को। चलो एक बात बताइए, लास्ट चीज बताइए, टाइम हमारे पास कम है। आपने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, आपने काम किया RRMC का, कोई मैंने आपके प्रपोजल देखे, कोई 5 प्रपोजल की वैल्यू जो थी कुछ 636 अरब रुपए या 626 अरब रुपए बन रही थी। आपने बनाई हुई तो कितने प्रपोजल्स आपके एक्सेप्ट किए डॉक्टर साहब ने? मेरा ख्याल एक जो मॉडिफाइड वे में हुए, मसलन ये आपका जो विंडफॉल प्रॉफिट है, आप हमने ही कहा था ना कि जो एक्सचेंज गेन कमा रहे हैं उन पे आप रखें, तो उन्होंने इसको रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना आएगा? रेवेन्यू इम्पैक्ट इसका कितना आएगा? अभी तक तो उसकी वर्किंग नहीं हुई है। मैं अब कैसे बता सकता हूँ मैं आपको कितने डॉलर बाहर पड़े हुए थे, वो मुझे पता चले। आप जैसे मैं आपको बैंकिंग का बता सकता हूँ
कि लास्ट ईयर जो बैंकिंग में हुआ, आपके भी पता है कि वो तो पब्लिश फिगर थे, वो पब्लिश फिगर के हिसाब से आप देख लिया, अगर वो उस पर और लगे। दूसरा कौन सा प्रपोजल आपका जो एक्सेप्ट हुआ है? दूसरा मेरा ख्याल है हमने कोई और चीजों की डिजिटलाइजेशन का कहा लेकिन था। वैसे आप समझते नहीं है कि नहीं, इसमें तो आप देखिए इतना बड़ा कमीशन बनाया, इतने आपको जो है वो आपकी कॉस्ट होती है कमीशन की, जो एक टके की भी कॉस्ट नहीं है। चले आपको, लेकिन आपने अपना टाइम दिया, आपने काम लिया होगा। देखिए अभी तो देखें, अभी तो फाइनल रिपोर्ट आनी है ना राणा साहब। देखिए मैं जब चीज एक्सेप्ट नहीं तो आपको फायदा पता है, क्या है? आपको नहीं ये आपने ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए रखी हुई है, वो फिर वही करेंगे वो क्योंकि नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने नहीं किया तो वो ये एक कैसे चीज करें? रिटर्न है ना, अब अगले साल भी लग सकती है, कोई ये तो नहीं है ना कि साल नहीं लगी तो आप बिल्कुल ही जिसने मायूस जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने कमीशन बनाया उसी ने आपकी रिकमेंडेशन हो सकता है अगले साल यही फाइनेंस मिनिस्टर हो। You never know। वो तो चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं, आप उनको फाइनेंस मिनिस्टर करना चाह रही है तो ज्यादा। अल्लाह की जो मर्जी होगी वो होगा। लेकिन ये आप समझते हो ना सीरियस। लेकिन मैं यही पूछने लगा था कि देखें हमने खुद बात कर ली कि 9,200 अरब रुपए का ये जो टारगेट है, ये तो इन्फ्लेशन और उन फैक्टर्स की वजह से ऑटोमेटिकली हम वहां पे पहुंच जाएंगे। सवाल ये है कि हम नए इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? अगर आपने भी इस पे क्यों नहीं काम हो रहा? देखिए मैं आपको कहता हूँ, अब आपकी तमाम जो है ना कोशिश ये होनी चाहिए कि एफबीआर को किस तरीके से मॉडर्नाइज और ऑटोमेट किया जाए। और मैं नहीं समझता, मैं आप जो देखिए एफबीआर में माइंडसेट है उस पे मॉडर्नाइज हो सकता है, जो इस माइंडसेट मैं है। उस तरफ आ रहा था तो आपने मेरे अल्फाज छीन लिए हैं, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि प्राल आपका जो है ना वो ठहर चुका है, नंबर 1। और ये इंशाल्लाह माशाल्लाह वाले काम शुरू हो गए हैं, पैसे आएंगे तो माशाल्लाह से हम काम ठीक करेंगे। है, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम है, तो आज के द रिव्यू से इतना ही। कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फर्दर हम जो बजट का पोस्टमार्टम करेंगे। बहरहाल आज के द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।